हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्वरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्वरण की परिभाषा देखेंगे, त्वरण का डेफिनेशन देखेंगे, उसकी विमा, उसका मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी यहाँ पे कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? त्वरण होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? यह एक सदिश राशि है। इसके अलावा देख लेते हैं आगे कि जो यहाँ पे त्वरण होगा। ठीक है बच्चों, ये जो त्वरण होगा वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। ठीक है बच्चों, तो वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। वेग में परिवर्तन कितना है? डेल v अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डेल t। तो हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख चुके हैं त्वरण का, वो एक इसकी राशि देख चुके हैं और यहाँ पे परिभाषा देख चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके मात्रक की। तो त्वरण का मात्रक तो सबसे पहले यदि SI पद्धति में देखें इसको, SI पद्धति में मात्रक क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसके साथ यदि CGS पद्धति में इसका मात्रक देखें तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सभी तो क्या है? नॉर्मल बात हो गई जो त्वरण की है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो त्वरण है, ठीक है, इसमें आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे जो त्वरण है उस त्वरण के प्रकार। ठीक है, त्वरण के प्रकार। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रकार होगा त्वरण का वो कैसा होगा? एक समान त्वरण। ठीक है, एक तो हो गया एक समान त्वरण, दूसरा होगा इसमें असमान त्वरण, तीसरा होगा औसत त्वरण और चौथा होगा तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होंगे? त्वरण के प्रकार हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण के प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे एक समान त्वरण, दूसरा पढ़ेंगे असमान त्वरण, तीसरा पढ़ेंगे औसत त्वरण और तीसरा जो चौथा लास्ट में रहेगा हमारा वो रहेगा तात्क्षणिक त्वरण रहेगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे जो इसके प्रकार हैं हम एक एक करके उनको देखेंगे कि ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? एक समान त्वरण देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? कैसा रहेगा? एक समान त्वरण रहेगा जब त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत हो। तो
पिंड का त्वरण एक समान पिंड का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक समान त्वरण के बारे में पढ़ा। तो एक समान त्वरण क्या होता है कि जब त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, नियत होते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो पिंड का त्वरण होगा वो कैसा होगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं टाइम और इस नीचे वाले लेते हैं वेग। ठीक है, यदि यहाँ से ए ये बी हो गया, यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो जाएगा और ये ई पॉइंट हो जाएगा। तो टाइम लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इस अकॉर्डिंग से यहाँ पे टाइम लेते हैं कि यदि ए से बी आने में 0 सेकेंड, बी से सी आने में 1 सेकेंड, 2 से यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, एक समान चल रहा है, मतलब नियत चल रहा है। देखो इसमें भी 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, सभी में 1 का गैप है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो वेग लेते हैं वो भी 0, 5, यहाँ पे ले लेते हैं 10, 15 और यहाँ पे 20। तो यहाँ पे देखो जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। इसमें भी 5 का आ रहा है, इसमें भी 5 का आ रहा है, इसमें भी 5 का आ रहा है। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा ए बराबर वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे त्वरण है वो कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ की जैसे वेग में परिवर्तन कितना है, 5 का, इसमें भी 5 का परिवर्तन, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेम, यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन हो रहा है सेम हो रहा है, मतलब कितने का हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है, पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण है वो कैसा होगा, नियत होगा। सभी को क्लियर है, आ रहा है चीज समझ में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है इसको। फिर आगे देखते हैं हम असमान त्वरण। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक, देखो नेक्स्ट। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, असमान त्वरण। ठीक है बच्चों, तो देखो असमान त्वरण क्या होगा, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो देखना, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा, यदि गति के दौरान कण या पिंड के त्वरण का परिमाण तथा गति तथा दिशा दोनों परिवर्तित हो तो पिंड का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो असमान त्वरण यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि गति के दौरान कण या पिंड के त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, परिवर्तित हो, तो उस कंडीशन में जो वस्तु या पिंड का त्वरण है वो कैसा रहेगा, असमान त्वरण रहेगा। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो त्वरण का परिमाण है या फिर जो दिशा है वो क्या हो रहा है, दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्या होगा कि जो त्वरण है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे वेग ले लिया, तो पहली जो दूरी चलेगा वो 0 सेकेंड 0 चलता है, फिर दूसरा 1 सेकेंड में, तीसरा सेकेंड में, और जो थर्ड होगा वो थर्ड सेकेंड में चलता है। तो देखो वेग ये मान लेते हैं कि फर्स्ट में 0, फिर 5, फिर 15, फिर 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
देखो इसमें 5 का गैप, इसमें 10 का, फिर 5 का गैप। तो यहाँ क्या हुआ है कि वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब इसकी यदि वेग में त्वरण के परिमाण में परिवर्तन होगा या फिर दिशा में परिवर्तन होगा, तो उस कंडीशन में या फिर उस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो पिंड का त्वरण है वो कैसा रहेगा, असमान त्वरण रहेगा। क्लियर है सभी को? फिर ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, औसत त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसको अच्छे से। औसत त्वरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि जो औसत त्वरण होता है, औसत त्वरण वेग में, या फिर अपन बोल सकते हैं इसमें कि कुल वेग में परिवर्तन, वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात होता है। ठीक है, औसत त्वरण क्या होगा यहाँ पे कि कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात, तो औसत त्वरण होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो औसत त्वरण है वो किसके क्या आएगा, औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। ठीक है, क्या आ जाएगा कि कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी। अब यहाँ से जो हमें डेल वी अपॉन डेल टी मिला है, इसको क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन में आ जाएगा t2 माइनस t1। तो ये क्या होगा, इसका औसत त्वरण होगा। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद हमारा जो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक रहा है वो कौन सा है, तात्क्षणिक त्वरण। तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है बच्चों, किसी क्षण विशेष पर पिंड का त्वरण क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये क्या होगा कि किसी क्षण विशेष पर पिंड का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है, किसी क्षण विशेष पर जो पिंड का त्वरण होगा वही क्या होगा, यहाँ पे तात्क्षणिक त्वरण होगा। तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो त्वरण होगा, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, यही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि समय अति अल्प हो तो पिंड का त्वरण, तो पिंड का त्वरण की बात करते हैं यहाँ पे तात्क्षणिक त्वरण का। तो मतलब यहाँ पे डेल टी टेंड्स टू 0 लेते हैं, तो जो त्वरण होगा वो क्या इतना आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, और ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें,
त्वरण पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके मात्रक, उसकी विमा, ठीक है, उसकी राशि पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने इसमें क्या देखा है, उसके मात्रक देखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने उसके प्रकार देखे हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला एक समान, दूसरा असमान, तीसरा होगा औसत त्वरण और जो चौथा होगा तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो आगे देखो कुछ नोट डाल के लिखना है इसमें, नोट डाल के लिखना है इसमें कि जो त्वरण है, त्वरण ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य हो सकता है। ये जो त्वरण है वो कैसा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आगे ध्यान से देखना, इसमें जो धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण से यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जो पिंड है उसके वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पिंड का वेग लगातार बढ़ रहा है। धनात्मक त्वरण से मतलब क्या होगा कि जो पिंड का वेग है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आएगा ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण से यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जो पिंड है, पिंड का वेग लगातार घट रहा है। ऋणात्मक से मतलब क्या होगा कि जो पिंड का वेग है लगातार घट रहा है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है, ठीक है। मंदन हो रहा, मंदन का मतलब भी क्या होता है कि धीरे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है शून्य का। तो शून्य में क्या होगा कि शून्य त्वरण से यहाँ पे मतलब क्या होगा, शून्य त्वरण से यहाँ पे अर्थ क्या होगा कि जो पिंड का वेग कैसा है, एक समान वेग है, या फिर हम बोल सकते हैं कैसा होगा, नियत है। तो इस केस में क्या होगा कि जब शून्य क्या होगा, जो शून्य त्वरण शून्य आएगा, जो त्वरण की वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी। क्लियर है सभी को यहाँ पर, है ना। अब देखो आगे न्यूमेरिकल करते हैं इसका, तो ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x = 2t² - 40 + 2। तो आपको क्या बताना है, t = 2 सेकंड पर कण का त्वरण बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे भी क्या दे रखा है, स्थिति दे रखी है, यदि स्थिति के अवकलन करते हैं t के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, ठीक है। तो यदि स्थिति का t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो वेग मिलेगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे d/dt और 2t² का अवकलन माइनस d/dt 4t का अवकलन प्लस d/dt और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का अवकलन। तो यहाँ से हम ये क्या हो जाएगा, dx/dt भी हो जाएगा। इसका अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा 4t माइनस इसका करते हैं 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट, यदि कोई नियत वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अवकलन कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेग आ गया 4t - 4 आ चुका है। अब देखो वेग में एक बार और अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको त्वरण मिलेगा, ठीक है। तो यदि वेग में t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, ठीक है, t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा d/dt 4t माइनस d/dt और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका अवकलन करते हैं तो dv/dt क्या होता है, a होता है। a = मतलब त्वरण होगा और इसका अवकलन कितना होगा, 4 होगा। और इसका कितना हो जाएगा, यदि किसी भी नियत या कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करते हैं तो कितना आएगा, ओनली 1 आता है, ठीक है, सॉरी 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो जो a = कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो यहाँ पे जो त्वरण आएगा कण का t बराबर 2 सेकेंड पे वो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा कि एक कण प्रथम आधी दूरी v1 वेग से तथा दूसरी बची हुई आधी दूरी होगी वो v2 वेग से तय करता है, तो उसका औसत चाल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक पथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी आधी चली हुई प्रथम आधी दूरी होगी वो किससे चलेगा, v1 वेग से चलेगा। तो दूरी दे रखी है, वो क्या दे रखी है, s दे रखी है। ठीक है, आपको दूरी गिवन है और यहाँ पे क्या होगा, वेग आपको दिया हुआ है। फिर जो आधी दूसरी दूरी होगी v2 वेग से चलेगा और ये भी कितनी है, s है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो औसत चाल होता है वो क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता। तो कुल दूरी तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, दूरी कितनी है, यदि ये आधी s है, ये आधी s है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 2s। तो दूरी हमें दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे समय फाइंड करना है। तो पहला जो यहाँ पे आधी दूरी चली है उसमें कितना समय लग रहा है, तो ये लगेगा t बराबर s/v1। ठीक है, ये t1 हो गया और यहाँ पे जो t2 होगा वो कितना होगा, s/v2 होगा। ये कहाँ से आया, हमारा चाल की फॉर्मूले से। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर लेके स्पीड को नीचे लिया है, तो स्पीड क्या है, जो वेग है वो तो कितना है, v1 है। तो ये v1 आ गया, दूरी कितनी है, s है, तो s लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया, टाइम आ गया हमारे पास। तो औसत चाल देखते हैं, v एवरेज देखते हैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, कुल दूरी कितनी है 2s है और कुल समय कितना है यहाँ पे हमारे पास s/v1 प्लस s/v2। दोनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2s/ में यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 v2 और ये आ जाएगा s v2 प्लस s v1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो s है वो कॉमन आ जाएगा। तो 2s/ में s को कॉमन ले लिया, यहाँ पे s को कॉमन ले लिया और v2 माइनस v2 प्लस v1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, v1 v2। तो s से s कैंसिल आउट, यदि आगे करते हैं तो v1 और v2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, s से s कैंसिल आउट हो गया, 2 एज इट इज लग गया। तो 2v1 v2 अपॉन में आ जाएगा कितना, v2 प्लस v1। तो यहाँ पे जो इसका औसत चाल होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2v1 v2 अपॉन में v2 प्लस v1। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।